इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा मई मंथ में आयोजित होने वाली लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए फॉर्म आज से शुरू हो चुके हैं। तो फॉर्म को फिल करने से पहले आपको ओटीआर करना होगा कंप्लीट, अन्यथा आप फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। अब ओटीआर अगर किसी ने पहले कर चुके हैं और उनके दस्तावेज गलत अपलोड हो चुके हैं तो उनका भी एडिट करने का मौका दिया जाएगा। 29 जनवरी को बोर्ड का कहना था, बोर्ड अध्यक्ष ने कल ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है। तो जैसे ही लिंक एक्टिव होगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि आप दस्तावेज में क्या क्या चीज़ एडिट कर सकते हैं और वो किस तरह से कर सकते हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप गलती कर दो। जहाँ तक मुझे लगता है ओटीआर दस्तावेज में अगर एडिट का चांस दिया जा रहा है तो बार बार नहीं दिया जाएगा, एक बार ही दिया जाएगा। और वो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जैसे ही एडिट का लिंक एक्टिव होती है आप स्वयं के द्वारा एडिट करना शुरू कर दे। एक बार आप सभी जगह से देख ले आराम से कि किस तरह से एडिट किया जाता है और उसके बाद ही आप प्रयास करना, जिससे कि आपकी वापस से कोई गलती ना हो। और आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी बता दिया जाएगा कि जब 29 जनवरी को बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन आएगा या लिंक एक्टिव होगा तो वो किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट एडिट करने हैं और क्या क्या आप एडिट कर सकते हैं उसके बारे में। फिलहाल जैसा कि अभी आपने देखा होगा थंबनेल में मैंने लिखा है कि इस बार लैब असिस्टेंट में आरसीआईटी भी कंपलसरी कर दिया गया। जी ये बात पूरी सच है, लेकिन सभी विभाग में नहीं, क्योंकि इस बार आपने देखा होगा लैब असिस्टेंट के अलग अलग विभाग से भर्ती आई है। तो एक विभाग है जिसमें आपको 12th के साथ आरसीआईटी की भी जरूरत है, वो होना कंपलसरी है, तभी आप उसके लिए भी एलिजिबल हो, अन्यथा आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। क्या है पूरा मामला, उसको जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें। सबसे पहले तो मैं आपको एलिजिबिलिटी बताने जा रहा हूं कि लैब असिस्टेंट का फॉर्म कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताने जाऊंगा कि ओटीआर में आपको डॉक्यूमेंट किस तरह से अपलोड करना है जिससे कि आपकी गलती ना हो। और जिसकी गलती हो चुकी है तो कोई बात नहीं, 29 जनवरी को आपको मौका दिया जाएगा, तब आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको एडिट करना है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है लैब असिस्टेंट की जो एडवर्टाइजमेंट है वो 24 जनवरी को जारी हो चुका था, जिसमें आपके जियोग्राफी और साइंस सब्जेक्ट के लिए ये आवेदन शुरू किए जा रहे हैं। और ये आज से आवेदन शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट है आपके 25 फरवरी। और जहां तक मेरा मानना है कि आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, आज से ही शुरू हो जाए आराम से फॉर्म फिल करना, जिससे कि लास्ट टाइम में क्या कि अभी भी फॉर्म फिल नहीं हो रहे साथियों से। कुछ साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि ओटीआर में दिक्कत हो रही है, किसी के एसएसओ आईडी में दिक्कत हो रही है। तो ऐसा ना हो कि आपके साथ भी लास्ट डेट नज़दीक हो और तब आप प्रयास करो और आपके भी ये दिक्कत आए। तो इससे अच्छा है कि इस सप्ताह के अंदर अंदर आप अपना फॉर्म भी फिल कर लें। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि कौन सी विभाग में कितने पद हैं, और उसके बाद बात करने जा रहा हूं कि किस विभाग में आपको आरएससीआईटी की भी जरूरत होगी, और फिर आगे ओटीआर के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप की कंप्लीट देखें, और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछे। तो आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग से इसमें आपके जो लैब असिस्टेंट के पद हैं वो नॉन टीएसपी में 418 हैं और टीएसपी में 82 है, टोटल आपके 500 है। कृषि विभाग से देखा जाए तो लैब असिस्टेंट में आपके नॉन टीएसपी में 32 पद है, टीएसपी के लिए कोई पद नहीं है। संस्कृत शिक्षा विभाग की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ लैब असिस्टेंट में नॉन टीएसपी में 16 पद है, टीएसपी का 1 पद है, टोटल आपके 17 पद है। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला विभाग की बात करें तो इसमें एक फोटो के अलावा और फोटो के अलावा लैब असिस्टेंट में आपके नॉन टीएसपी के 31 पद है, टीएसपी में 0 है, टोटल 31 है। और फोटो में आपके 2 पद है नॉन टीएसपी के, टीएसपी में 0 है और नॉन टीएसपी में टोटल 2 है। कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक में आपके नॉन टीएसपी में 68 पद हैं और टीएसपी में कोई पद नहीं है, टोटल भी 68 पद है। इसके बाद आता है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक में आपके नॉन टीएसपी में 13 पद है, टीएसपी में 5 पद है, टोटल आपके 18 पद है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग यानी कि ये जियोग्राफी भूगोल है, अभी जो बता रहा था वो सब साइंस के थे, अब ये आपके भूगोल के। तो भूगोल वाले सब्जेक्ट वालों के नॉन टीएसपी में 117 पद है, टीएसपी में 19 पद है, टोटल 136 पद है। इस तरह से लैब असिस्टेंट भर्ती 804 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें से नॉन टीएसपी के 697 पद हैं और टीएसपी के 107 पद है। अब बात करने जा रहा हूं इसके लिए एलिजिबिलिटी, यानी कि कौन कौन आवेदन कर सकता है। देखो जियोग्राफी के लिए जिसने 12th की जियोग्राफी सब्जेक्ट थी वो आवेदन कर सकता है, और बाकी साइंस में जिसकी 12th साइंस से की हुई है, फिर चाहे वो बायोलॉजी से कर रखी है या फिर आपके मैथ से कर रखी है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक विभाग है उसमें आप एलिजिबल नहीं हो अगर आपने आरसीआईटी कोर्स नहीं कर रखा है। आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ की अनिवार्य योग्यता दे रखी है स्पष्ट रूप से
कि आपके साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th, और उसमें 3 सब्जेक्ट मिनिमम कौन सी होनी चाहिए यहाँ पर दे रखा है, उन्हीं में से आपके मिनिमम 3 सब्जेक्ट ये होनी चाहिए। इसके अलावा आपको देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा कृषि विभाग हेतु देखा जाए तो इसमें भी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान के साथ हायर सेकेंडरी या विज्ञान के साथ सीनियर हायर सेकेंडरी यानी कि 12th साइंस कर रखी है तो कृषि विभाग में भी आप एलिजिबल हो। संस्कृत शिक्षा विभाग की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी या वरिष्ठ उपाध्याय विज्ञान वैकल्पिक विषय के साथ, यानी कि अगर आपने 12th या उसके समक्ष कुछ भी किया हो साइंस से रिलेटेड कोर्स तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हो। अब बात आती है कहाँ पर आपको कंप्यूटर कोर्स की ज़रूरत होगी, वो है आपका गृह विभाग में। आप देख सकते हैं गृह विभाग राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु आपके यहाँ एलिजिबिलिटी बताई जा रही है कि विज्ञान विषय के साथ द्वितीय श्रेणी में सीनियर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा घोषित समक्ष परीक्षा, और इसके अलावा आपका कोई भी कंप्यूटर कोर्स जहाँ पर यहाँ पर लिखा हुआ है या ओ लेवल नई दिल्ली से प्राप्त सर्टिफिकेट, या फिर कोई भी आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में कोई कोर्स कर रखा है, या कंप्यूटर साइंस से आपने बीटेक कर रखी है, या कंप्यूटर साइंस में कोई डिग्री है, या फिर जो राजस्थान में RSCIT का सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है RSCIRT, यानी कि अगर आपने RTU कोटा से RTU नहीं VMU कोटा से अगर आपने RSCIT कोर्स कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु उक्त पात्रता शैक्षणिक योग्यता प्रयोगशाला सहायक फोटो के अलावा और कनिष्ठ प्रयोगशाला के पदों हेतु समान है। यानी कि इस विभाग में जो अलग अलग 3 थे, एक आपका था लैब असिस्टेंट फोटो, एक फोटो के अलावा और एक कनिष्ठ प्रयोगशाला, तो इन तीनों के लिए सेम है कि अगर आपके 12th के साथ RSCIT कर रखा तो भी आप इस विभाग में एलिजिबल हो, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं हो। इसके अलावा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हेतु किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान संकाय में रसायन विज्ञान के साथ उच्च माध्यमिक या उसके समतुल्य परीक्षा, ये आपके जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विज्ञान है। इसमें यानी कि आपकी केमिस्ट्री साइंस होनी चाहिए, तो साइंस चाहे बायो हो, मैथ हो, केमिस्ट्री दोनों में होती है, फिजिक्स दोनों में होती है, बस फर्क आता है जूलॉजी बोटनी एक साइड होती है, दूसरी साइड मैथ होती है। तो इसके लिए भी आप एलिजिबल हो अगर आपने साइंस से 12th की है तो। कॉलेज शिक्षा विभाग में आपके भूगोल विषय है तो आप एलिजिबल हो, अन्यथा आप नहीं हो। तो ये तो आपका था शैक्षणिक योग्यता, यानी कि कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन एलिजिबल नहीं है, उसके बारे में बात की है। इसके फॉर्म आज से शुरू हो चुके हैं, यानी कि 27 जनवरी लास्ट डेट है आपके 25 फरवरी 2026 को रात को 11:59 बजे तक। इस बीच आप कभी भी अपना आवेदन कर सकते हैं। अब बात करने जा रहा हूँ मैन OTR में कि आपको सबसे पहले अगर अभी तक आपने OTR पर कुछ भी अपडेट नहीं किया है तो आप SSO ID ओपन करते ही सबसे पहले आपसे पूछी जाएगी बेसिक डिटेल, और उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस कर पाओगे। अगर किसी ने बेसिक डिटेल कंप्लीट करके रखी हुई है लेकिन डॉक्यूमेंट सेक्शन है वो फिल नहीं किए तो भी वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा। उस कंडीशन पर उसके सामने क्या दिक्कत आएगी वो भी बताने जा रहा हूँ। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो सबसे पहले आपको क्या करनी होगी, अपनी SSO ID लॉगिन करनी होगी। SSO ID और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा कोड डालना है, और कैप्चा कोड में यहाँ पर जो नंबर दे रखे हैं जैसे कि यहाँ पर दे रखे हैं 602159, इसी तरह आपके जो कोड दे रखे हैं वही आपको डालना है। गलत कोड डालोगे तो आपके एरर आएगी, लॉगिन नहीं होगी, और उसके बाद लॉगिन कर देना है। और ये कैप्चा कोड में स्पेस नहीं दे रखा, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि स्पेस दे रखा, लेकिन स्पेस नहीं दे रखा है। SSO ID लॉगिन होते ही आपके सामने इस तरह से ओपन होगी। आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक कर देना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ऑटोमेटिक पेज इस तरह से एडिट डिटेल का पूछा जाएगा। अगर ये डिटेल आपने पहले फिल नहीं किए, अगर फिल कर दिए तो कोई बात नहीं, आपके सामने रिक्रूटमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे और आपको पेज को स्क्रॉल करना, ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में जाना है। जो चल रही है भर्ती परीक्षा वो सभी वहाँ पर लिस्ट होगी, और उसके लिए जिसके लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं, चाहे लैब असिस्टेंट हो, महिला पर्यवेक्षक हो, कृषि पर्यवेक्षक हो, LDC हो, कोई भी एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हो आप कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिक डिटेल अगर आपने अपडेट नहीं की तो सबसे पहले आपको यही करनी होगी। अब यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया कैंडिडेट नेम इन हिंदी। अब देखो यहाँ पर बहुत साथियों को दिक्कत ये आती है कि जब वो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक एक कीबोर्ड यानी कि मोबाइल के अलावा एक और कीबोर्ड ओपन हो जाता है, लेकिन उससे मात्रा में आपसे नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, उस पर आपको कैंसिल का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसे कैंसिल करके आप मोबाइल के हिंदी कीवर्ड से भी आप लिख सकते हैं। अगर वो भी दिक्कत आ रही है तो भी कोई बात नहीं, आप गूगल पर हिंदी में नाम सर्च कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर जैसे कि अगर आप अपना नाम देख रहे हैं तो इस पर पहले क्लिक कीजिए। आपके कीबोर्ड में जो आपने कॉपी कर रखा है वो अक्षर आ जाएगा, और उस अक्षर पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ ऑटोमेटिक आपका डाटा आ जाएगा। इसी तरह उसके बाद आपको फादर नेम इन हिंदी लिखना है और मदर नेम भी लिखना है। अब देखो मदर नेम के आगे हिंदी नहीं लिखा हुआ, इसलिए आप मदर नेम को हिंदी में इसके नीचे दे रखा है, यानी कि यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिखना है और यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना है।
माता का नाम, पिता का नाम और आपका स्वयं का नाम में कोई त्रुटि ना हो, इसलिए सबमिट करने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें ना आपके नाम यहीं से चेक किए जाएंगे। उसके बाद आपके व्हाट्सअप नंबर आपसे पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर रेड स्टार नहीं है तो ये डालना कोई कंपलसरी भी नहीं है, क्योंकि जहाँ पर रेड स्टार है वो डाटा फिल करना कंपलसरी है। इसके बाद आपको विजिबल बॉडी मार्क्स में कुछ लिखना होगा कि आपके बॉडी पर ऐसा कोई मार्क्स जिससे आपकी पहचान की जा सके। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा, ये चीज़ हो चुकी है, मैरिज स्टेटस। इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने अलग अलग ऑप्शन आएंगे। अगर आप अनमैरिड हो तो अनमैरिड कर लीजिए और आगे बढ़िए। अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपको बताना होगा आपके जीवन साथी का नाम, आपके जीवन साथी के पिता का नाम और आपकी मैरिज डेट। ये तीनों लिखने के बाद ये डाटा भी आपको फिल करना होगा। नंबर ऑफ लिविंग चाइल्ड बिफोर आफ्टर 1/6/2002, यानी कि 1/6/2002 से पहले और बाद में आपके बच्चों की संख्या कितनी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। 1/6/2002 से पहले यहाँ लिखनी है, बाद में यहाँ लिखनी है और टोटल जो संख्या वो यहाँ पर। इसके बाद आप कौन से रिलीजन है, आपका रिलीजन कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है। परमानेंट एड्रेस में आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, एड्रेस लाइन फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर आपका एड्रेस बड़ा है तो तीनों कॉलम में लिख लीजिए, छोटा है तो पहले में भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपकी कौन सी सिटी है वो लिखना होगा। इसके बाद आप कौन से राज्य से हैं वो स्टेट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के पिन कोड लिखने होंगे। इसके बाद आप टीएसपी एरिया से है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग आपको यस या नो करना है। अब जो ये बेसिक डिटेल में अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई तो उसे आप सुधार सकते हैं, एक बार चांस दिया जाता है। इसके बाद आपकी नेशनलिटी कौन सी है वो आपसे पूछा जाता है। इसके बाद आपका स्टेट वापस से डिस्ट्रिक्ट, अच्छा ये हो चुका है। इसके बाद आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना होता है और ये अपलोड करते समय 2 बातों का ध्यान रखना। पहली बात कि इसका फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए और दूसरा इसकी साइज 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होना चाहिए। अगर किसी ने गलती से राइट थंब अपलोड कर दिया है या किसी और का थंब अपलोड कर दिया है, गलती से हो गई है, तो कोई बात नहीं, एक बार एडिट करने का मौका दिया जाता है, आप वो सुधार सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट डिटेल के लिए अभी तक लिंक एक्टिव नहीं होगा, वो 29 जनवरी से सुधार करने का मौका दिया जाएगा। वो जैसे ही होगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद आपको सबमिट कर देना। ये तो आपके OTR बेसिक डिटेल कंप्लीट हो गई, क्योंकि ये कंप्लीट कर दोगे तो उसके बाद ये चेक कर सकते हैं कि कौन सी भर्ती प्रक्रियाओं के फॉर्म शुरू हो गए हैं या किसी एग्जाम का डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आया है तो वो चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ आप फिल नहीं कर पाते तो आप SSO ID पर आगे का काम नहीं देख पाते। अब ये आपने कर दिया है तो आप वापस से जब जाओगे ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट में जाइए, वहाँ पर जैसे कि लैब असिस्टेंट आया। अब आपने डॉक्यूमेंट डिटेल वाला सेक्शन कंप्लीट नहीं किया है तो भी आप फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे, क्योंकि ये तो आ जाएगा। और ये मैं आपको बता देता हूँ, लैब असिस्टेंट बिना CET वाली है, यानी कि अगर आपने CET नहीं दी रखी है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस 12th साइंस से कर रखी होनी चाहिए। और दूसरी भूगोल के लिए है तो जिनके 12th में भूगोल है वो भी आवेदन कर सकते हैं। भूगोल वाले भूगोल स्ट्रीम से कर सकते हैं, साइंस वाले साइंस स्ट्रीम से कर सकते हैं। और एक विभाग मैंने आपको बता दिया जिसमें RSCET भी कंपलसरी है 12th के साथ। अब आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपने बेसिक डिटेल अपडेट कर दी है लेकिन डॉक्यूमेंट में एक भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया तो आपके सामने डायरेक्ट पेज इस तरह से ओपन होगा। अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही डिस्क्लेमर में लिखा होगा कि योर OTT डिटेल और डॉक्यूमेंट डिटेल आर इनकम्प्लीट, प्लीज अपडेट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू प्रोसीड विद द एप्लीकेशन। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आप अपना डॉक्यूमेंट डिटेल है वो कंप्लीट नहीं है उसे आप अपडेट कीजिए और उसके बाद अपना फॉर्म फिल करना की प्रक्रिया है वो शुरू कीजिए। तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करोगे आपको पेज ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट सेक्शन में लेके जाएगा और वहाँ से सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके आवेदन प्रक्रिया को अधिक सरल, सुरक्षित, त्रुटि रहित बनाने हेतु इस पोर्टल पर डिजी लॉकर से आपके सभी प्रमाण पत्र दस्तावेजों को जारीकर्ता विभाग द्वारा जारी की गए सीधे फेच करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। यानी कि अगर आपके डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पर अवेलेबल है तो आप डिजी लॉकर से अपना डाटा फेच करवाइए। अगर आपका डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पर नहीं है तो आप मैनुअली भी अपलोड कर सकते हैं। अगर किसी के जैसे ग्रेजुएशन की मार्कशीट तो डिजी लॉकर पर नहीं है लेकिन डिग्री डिजी लॉकर पर है तो डिग्री अपलोड कर लीजिए डिजी लॉकर से और मार्कशीट आप मैनुअली रूप से अपलोड कर दीजिए। इसके अलावा यदि किसी कारणवश कोई दस्तावेज डिजी लॉकर पर नहीं है तो वो आप मैनुअली रूप से भी अपलोड कर सकते हैं। इस पर ये पढ़ने के बाद आपको क्या कर देना है, बॉक्स पर क्लिक कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना। अब अगर आप इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, यानी कि आप डिजी लॉकर अब अगर आप मैनुअली रूप से अपलोड करना चाहते हैं तो आपको कैंसिल करना होगा
और अगर आप डिजी लॉकर से डाटा फेच करना चाहते हो तो आपको ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस पर क्लिक करना होगा। डिजी लॉकर अकाउंट पूछेगा, वहाँ से साइन इन करने के बाद आपके इश्यू डॉक्यूमेंट, पहले तो आपको डिजी लॉकर के जो आपका अकाउंट है उसके अंदर सभी डॉक्यूमेंट डालने होंगे और उसके बाद वहाँ से आपको टिक करने, यहाँ से अलाउ कर देना, फेच हो जाएगा। लेकिन आप मैनुअली करना चाहते हैं तो आपको कैंसिल पर क्लिक करना होगा और आपके सामने फिर यहाँ पर ये इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पर सबसे पहले एंटर एजुकेशन डॉक्यूमेंट डिटेल। अब देखो आप लैब असिस्टेंट का फॉर्म फिल कर रहे हो तो सबसे पहले आप अपने 10th की डिटेल फिल कीजिए, उसके बाद 12th की कीजिए और उसके बाद अगर कोई ग्रेजुएशन की करना चाहता है तो वो कर सकता है। RSCIT की भी करनी होगी अगर आप उस विभाग से, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अब देखो है 12th लेवल की, लेकिन आपको बार बार, क्योंकि कल को कोई ग्रेजुएशन वाला फॉर्म आ जाए तो एक बार OTR पर सब डॉक्यूमेंट फिल हो जाए, उसके बाद ये दिक्कत का सामना ना हो। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया क्वालिफिकेशन ग्रुप, तो आप यहाँ सेलेक्ट करोगे तो आपके पास ऑप्शन होगा 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, डिप्लोमा का, डिग्री का। आप क्या करना चाहते हो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैंने मान लिया 12th करना चाहते तो मैंने 12th पर क्लिक कर दिया। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्वालिफिकेशन लेवल, तो क्वालिफिकेशन लेवल में आपका जब ऊपर आप 12th सेलेक्ट करोगे तो यहाँ नीचे एक ही ऑप्शन आएगा क्वालिफिकेशन लेवल का 12th, वो इंग्लिश में लिखा होगा, वो आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल लिखनी है। उसके बाद आपके बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिखना होगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्ट ग्रुप। अब सब्जेक्ट ग्रुप यानी कि आपके 12th में कौन सी सब्जेक्ट थी, साइंस थी, आर्ट्स थी, कॉमर्स थी, जो भी थी वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपसे सब्जेक्ट डिटेल, अब जैसे कि मैं मानता हूँ साइंस सेलेक्ट कर दिए तो फिर सब्जेक्ट डिटेल में साइंस की जितनी भी सब्जेक्ट आती हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, वो सब ऑप्शन आएंगे। तो जो जो आपकी सब्जेक्ट थी उस सब्जेक्ट पर आपको क्या करना होगा, टिक टिक करना होगा। इसके बाद टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपने 12th एग्जाम, अब जैसे मैं 12th का उदाहरण देके समझा रहा हूँ, तो 12th आपने रेगुलर की है, डिस्टेंस की है, प्राइवेट की है, किस तरह से की है उस पर आपको टिक करना होगा। उसके बाद ओवरऑल रिजल्ट पर टिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा परसेंटेज का, CGPA का, ग्रेड का, अपीयरिंग का, यानी कि आपने 12th अगर चल रही है तो अपीयरिंग पे कीजिए, अगर आप पास है तो आपको क्या मिला, परसेंटेज में मिले, ग्रेड में मिले, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपसे पूछे जाएंगे 12th क्लास के रोल नंबर, अब जो भी आप डाटा फिल करो उसके रोल नंबर। इसके बाद आपसे पूछे जाएंगे एनरोलमेंट नंबर। अब अगर आपने BSc या अजमेर से कर रखी है 10th या 12th तो उसके एनरोलमेंट नंबर आपको मार्कशीट पे नहीं देखने को मिलेगी, वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी इस पर मैं अलग से वीडियो में बता चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद आपने 12th या जो भी डिटेल फिल किए वो का पास किया वो आपको ईयर लिखना है। इसके बाद उस एग्जाम में आपके टोटल कितने नंबर का पेपर था वो आपको लिखना होगा और आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं वो आपको लिखना होगा। और उसके बाद आपको परसेंटेज या ग्रेड जो भी मिला है वो आपको लिखना होगा। आपने कितनी बार अटैम्प्ट किया, यानी कि 10th एक बार में पास हो गए तो एक बार लिखो, 12th एक बार में पास हो गए तो एक बार लिखो, 2 बार में किया तो 2 बार लिखो, इस तरह से नंबर ऑफ अटैम्प्ट लिखना होता है। उसके बाद आपको मैनुअली रूप से मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करते समय 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात है कि फॉर्मेट आपका PDF में होना चाहिए और दूसरी बात है उसकी साइज आपके 100 KB से लेकर 400 KB के बीच में होनी चाहिए। PDF एकदम साफ होनी चाहिए। अगर PDF स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ी जा रही है तो आपके अपलोड होने में दिक्कत होगी। इससे अच्छा है कि PDF पढ़ने में स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए और उसकी साइज 100 KB से 400 KB के बीच में होनी चाहिए और उसके बाद आपको सेव मैनुअली पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नेक्स्ट डिटेल कौन सी फिल करना चाहते हैं, 10th की करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन की करना चाहते हैं, उसके लिए भी सेम प्रोसेस जो अभी बताया उस तरह से आपको फिल करना है और सब आप डॉक्यूमेंट OTR पर अपलोड कर देते हैं। उसके बाद आप फॉर्म शुरू कर लीजिए और उसके बाद आपको फॉर्म में वापस से जब शैक्षणिक योग्यता में जाओगे तो वहाँ आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी, OTR से ऑटोमेटिक डाटा है वो फैच हो जाएगा। तो इस तरह से लैब असिस्टेंट फॉर्म फिल करने से पहले आपको OTR अपडेट करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जिस कैंडिडेट ने ऑलरेडी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं OTR पर लेकिन उसके दिक्कत हो गई है तो कोई बात नहीं, 29 जनवरी तक का वेट कीजिए। बोर्ड का कहना, बोर्ड अध्यक्ष ने कल कहा था कि 29 जनवरी को आपको मौका दिया जाएगा एडिट का और वो जैसे ही मौका दिया जाएगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको एडिट करना है। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।